नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज में। हूं आपके साथ शिवम दत्त मेहता। स्वागत है आज फिर से आपका वर्ल्ड वॉच वर्ल्ड वॉर में। वर्ल्ड वॉच वर्ल्ड वॉर में आपके लिए हम ऐसी खबरें लाए हैं आज के लिए जो आपको झकझोर कर रख देने वाली हैं। मिडिल ईस्ट में युद्ध का कहर तेज हो गया है। रातों को जलते शहर, आसमान में मंडराते लड़ाकू विमान और जमीन पर तबाही की तस्वीरें हर दिल को दहला रही हैं। दुनिया भर में अब हर कदम पर नई चुनौतियां खड़ी हो गई हैं। साजिशों के खेल शुरू हो गए हैं और खून से सनी सीमाएं सन चुकी हैं। कौन करेगा पलटवार, किसकी रणनीति होगी सफल और क्या यह युद्ध और तनाव दुनिया को एक नए मोड़ पर ले जाएगा? हम आपके इस पसंदीदा शो में हर पल बदलते घटनाक्रम का सबसे सटीक विश्लेषण आपके सामने रखेंगे। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक बड़ी खबर आपको बता दें ब्रेकिंग न्यूज के माध्यम से। बड़ी भी है, विचित्र भी है। मालदीव्स के वहां के जो राष्ट्रपति हैं, वहां उनके द्वारा क्या कर लिया गया। मालदीव ने इंडिया के यूपीआई सिस्टम को लागू कर दिया। ये बड़ी खबर, और ये भारत की अर्थव्यवस्था का डिजिटलीकरण जिस तरीके से हुआ था उसकी गवाही देता है कि कितने मजबूत हमारा अर्थशास्त्र है और हमारी अर्थव्यवस्था है और हमारी पेमेंट टेक्नोलॉजी है। मालदीव की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए इसको लागू किया गया और डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे को बढ़ावा। तो विदेश मंत्री एस जयशंकर के दौरे पर हुआ था यह समझौता और मालदीव की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए इसको लागू किया गया। मुइज़ू के द्वारा, वहां के जो मेन हेड हैं उनके द्वारा, लीडर के द्वारा इसको अप्लाई कर दिया गया है। और मालदीव्स के लिए ये बड़ी खबर और भारत के लिए भी इस परिप्रेक्ष्य में कि भाई भारतीय यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस सिस्टम के तौर पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। चाहे उसमें आप किसी भी कहीं पर भी जाएं, छोटी से बड़ी दुकान में भारत में आप हर जगह यूपीआई के जरिए पैसे दे सकते हैं और अब यही मालदीव्स में होने वाला है। तो आपने वो दौर भी देखा होगा जब मालदीव्स और भारत के बीच में तनाव चल रहा था। जब लक्षद्वीप को जब यात्रा पर पीएम मोदी गए थे तो उसके बाद मजाक जिस तरीके से कुछ नेताओं ने मालदीव्स के द्वारा जो बनाया था, उसके बाद मालदीव्स जाने के इरादे जो हैं लोगों ने बदल दिए थे। और अभी जो प्रेम दिख रहा है ना, इसके पीछे भी बहुत से कारण हैं। भारत ने सख्त करके अपना रुख इख्तियार किया, तब जाके मालदीव्स का जो है वो रवैया बदल गया। आगे बढ़ते हैं, और भी खबरें आपका इंतजार कर रही हैं। तो भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अगस्त के महीने में मालदीव का दौरा किया था। तब उन्होंने यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस से जुड़े समझौते पर साइन किया था, जिसके तहत यह फैसला लिया गया कि आने वाले समय में मालदीव के लोग भी भारत की तरह ही यूपीआई के जरिए पैसों का लेन देन करने में सक्षम होंगे। तो यह भारत और मालदीव्स की बड़ी खबर आपको बता दें, और देखिए कैसे सब कुछ बदल गया है और प्रेम दिखाने का प्रयास मालदीव्स की तरफ से किया जा रहा है। और बहुत ज्यादा पैसा भारत ने उसको दिया है, कर्ज चुकाना है, इसीलिए इतना प्रेम को भी दिखाना है। तो प्रेम दिखा रहे हैं क्योंकि कर्ज भी है और भारत से रिश्ते अच्छे चाहते हैं क्योंकि मजबूरी है। अब ईरान और इजराइल की भी बात करने वाले हैं। आप सोच रहे होंगे कि इजराइल ईरान पर हमला क्यों नहीं कर रहा, और हमला अगर करेगा तो कब करेगा, क्या करेगा? इसमें एक बहुत बड़ी चूक हो गई है। तो ईरान के खिलाफ जवाबी कार्रवाई को लेकर इजराइल की अटैक प्लानिंग के बारे में सीक्रेट जानकारी लीक होने की सनसनीखेज खबर सामने आई है। और उस खबर के सामने आने के बाद से अमेरिका समेत पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया है, क्योंकि इस दस्तावेज में बताया गया है कि अगर ईरान पर इजराइल अटैक करता है तो वो किन हथियारों का इस्तेमाल करेगा और इस्तेमाल करके किन किन जगहों पर अटैक करने का प्लान बनाया गया था। आप भी जानिए स्पेशल रिपोर्ट के माध्यम से ईरान को मिटाने वाले प्लान को कैसे डिकोड कर लिया गया है और इजराइल से कैसे चूक हुई और यूएस का इसमें क्या रोल है। मिडिल ईस्ट बारूद के ढेर पर बैठा है। लेबनान से लेकर गाजा तक इजराइल एक्शन में है और अब बारी प्रॉक्सी मलेशिया गुटों के सबसे बड़े आका ईरान की है। ईरान तबाही के मुआयने पर क्यों है? दरअसल अमेरिका से लीक हुए यही वो दस्तावेज है जो इसकी गवाही दे रहे हैं कि ईरान पर कब और कैसे हमला होगा। और अब इस बात का खुलासा हो चुका है, क्योंकि अमेरिका से लीक हुए इस दस्तावेज में इजराइल के खतरनाक प्लान की एक जानकारी है। इन दस्तावेजों में बकायदा इजराइल पर 1 अक्टूबर के हमले का जवाब कब दिया जाएगा वो भी बताया गया है। इन दस्तावेजों से तेहरान को दहलाने की कितनी बड़ी प्लानिंग की गई इसका पता चलता है। इस खुफिया दस्तावेज के मुताबिक इजरायली सेना ने 3 अलग अलग दिन को ईरान को दहलाने का प्लान बनाया है। इसके लिए बकायदा 8 अक्टूबर को हेड जर्बा एयरबेस पर बैलिस्टिक मिसाइलों की तैनाती की गई। गोल्डन एराइजन रॉक्स मिसाइल की यहाँ तैनाती की गई। इसके बाद 15 अक्टूबर को हमले से पहले जवाली एयरफोर्स ने
लड़ाकू विमानों के साथ युद्ध अभ्यास किया। इसके बाद 16 अक्टूबर को रमाट डेविड एयरबेस पर मिसाइलों की तैनाती की गई। सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलें रेडी मोड में रखा गया। इतना ही नहीं, इस खुफिया दस्तावेज में दावा किया गया है कि 8 से 16 अक्टूबर को इजराइल की तीनों सेनाओं ने हमले की फाइनल ड्रिल भी की थी। इजराइल ने 15 से 16 अक्टूबर को दूसरा सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास किया था। इजराइल ने 16 गोल्डन हेराइजन LBMS और F-15 जंगी विमानों को रेडी मोड में रखा था। तेहरान पर हमले की प्लानिंग कितनी फुल प्रूफ थी, ये इसी बात से पता चलता है कि इजराइल ने 15 अक्टूबर को AWACS विमानों और लड़ाकू जेट विमानों के साथ ड्रिल की थी। हवाई हमलों के साथ जमीनी हमलों की भी तैयारी की गई। एयर रिपूलिंग, एरियल सपोर्ट, सर्च एंड रेस्क्यू के साथ साथ KC-760 टैकर्स गल्फ स्ट्रीम विमान ऑपरेशन के लिए तैयार रखे गए थे। साथ ही ईरानी प्रॉक्सी केपल टवार के बचाने के लिए स्पेशल फोर्स को भी अलर्ट किया गया था। ईरान को सबक सिखाने के लिए इजराइल पूरी तरह से तैयार है। खुफिया दस्तावेजों में जिन बातों का जिक्र है उससे तेहरान में हड़कंप मचा हुआ है। ईरान पर हमले के लिए इजराइल ने अपने एयरबेस पर हथियारों का जखीरा जुटा लिया है। इन दस्तावेजों के मुताबिक रमा डेविड एयरबेस पर इजराइल ने एयर 2 मिसाइलों की तैनाती कर रखी थी। एयरक्राफ्ट बंकर बचर एयर 2 सरफेस मिसाइलों से लैस किए जा चुके हैं, जबकि रामोन एयरबेस पर 16 अक्टूबर को एम्यूनेशन कार्ड मिसाइल से लैस पहुंचे गए। 15 से 16 अक्टूबर को खुफिया ड्रोन ऑपरेशन को भी अंजाम दिया गया था। इजराइल ने लॉन्ग रेंज एयर लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइलों की भी तैनाती कर लिया है। खुफिया दस्तावेज बताते हैं कि तेहरान पर जवाबी कार्रवाई के लिए इजराइल ने एयर डिफेंस सिस्टम को भी एक्टिव कर लिया है। इसके अलावा ग्राउंड फोर्स, नेवी फोर्स भी अलर्ट मोड पर है। इजराइल ने अपने एयरबेस से कई खुफिया ड्रोन ऑपरेशन, कॉम्बैट रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया है और अपनी बारूदा मंसा को साफ कर दिया है। ईरान अगर प्रॉक्सी मलेशिया गुटों को यूं ही इजराइल के खिलाफ इस्तेमाल करता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब गाजा की जंग में तेहरान भी झुलस जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो अब देखिए, कुछ ना कुछ घटित होता रहता है और अब उसका इलाज क्या होगा, इजराइल के पास ये भी आने वाला समय बताएगा, क्योंकि ईरान पर हमला तो होके रहेगा। एक बार प्लान लीक हो गया तो इसमें यूएस की भी गलती बिल्कुल साफ साफ नजर आती है, लेकिन ये गलती हर बार बर्दाश्त तो नहीं की जाएगी। इसलिए हम कहते हैं कि यूएसए में कौन वहां पर राज कर रहा है, किसकी सरकार है, इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ता है। जो प्लान लीक वाली खबर बताई उसका आप उस लिहाज से अंदेशा लगाइए कि अगर वहां पर प्लान लीक नहीं होता तो ईरान को एक प्लस पॉइंट नहीं मिल जाता, ये दोबारा प्लान बनाना पड़ेगा। अब आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे चीन और ताइवान की। चीन ताइवान के चारों ओर लगातार युद्धाभ्यास कर रहा है। चीन और ताइवान के इस तनाव के बीच अब अमेरिका और कनाडा भी एंट्री कर चुके हैं, वो भी आ गए हैं। अब वो कैसे, ये भी आपको बताते हैं। दरअसल अमेरिका और कनाडा के युद्धपोत, छोटे जहाज नहीं, युद्धपोत ताइवान और चीन के बीच के जल मार्ग से गुजर रहे हैं और वो गुजरे जिससे चीन की टेंशन बढ़ गई। आपको बता दें कि चीन ने अमेरिका और कनाडा के इस कदम की निंदा की और कहा कि युद्धपोतों की ताइवान स्ट्रेट में आवाजाही यहां की शांति और स्थिरता को बाधित करेगी। अब चलिए, आपने देखा कैसे एंट्री हो गई अमेरिका कनाडा की और उसके बाद जो टेंशन बढ़ चुकी है चीन की। अब आपको ग्राफिक्स के माध्यम से भी बताएंगे कि अमेरिका और कनाडा के युद्धपोत से चीन की टेंशन इतनी क्यों बढ़ गई है। अमेरिका कनाडा से ने कैसे बढ़ाई चीन की टेंशन, ये जानिए। देखिए, ये संवेदनशील इलाके में युद्धपोत उतरा है, ये आप समझ लीजिए, संवेदनशील इलाका है। ताइवान और चीन के बीच के जलमार्ग से ये युद्धपोत गुजरे हैं, जिससे उनको थोड़ी सी बेचैनी हो गई है। चीन के बड़े सैन्य अभ्यास के बाद अमेरिका ने अपने युद्धपोत उतारे हैं, तो ये संदेश दे दिया, अमेरिका के द्वारा दे दिया गया है। और अमेरिका कनाडा ने 180 किलोमीटर लंबे ताइवान स्ट्रेट को पार किया है और इससे ही चीन जो है वो चौंक गया है। ताइवान स्ट्रेट पर चीन अपना दावा ठोकता है, वो कहता है ये मेरा है। चीन सब कुछ अपना मानना चाहता है, सब बताना चाहता है सब कुछ मेरा है, सब कुछ चीन का नहीं हो सकता। अब आप देखिए, हाल के सालों में चीन ने ताइवान पर सैन्य दबाव बढ़ाया है। ताइवान पर कब्जा करने का प्लान भी चीन का, आप समझते हैं, वो ताइवान को भी अपना मानता है। देखिए, चीन उस द्वीप को भी अपना ही मानता है। अब आप ये सोचिए, 24 घंटे में 14 चीनी विमान और 12 नौसेना जहाजों को जो है वो क्षेत्र से गुजरे हैं।
और आप ये देखिए और भी ग्राफिक्स के माध्यम से जानिए। ऐसे में अमेरिका और कनाडा की युद्धपोत ने चीन की टेंशन बढ़ा दी है। पूरे मामले की जानकारी आपको दी। देखिए, पूरे मामले पर अमेरिकी नौसेना के 7th फ्लीट ने एक बयान में कहा, अर्ले बर्ग श्रेणी के गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर शिप यूएसएस हिंग्रिस DDG-76 और रॉयल कैनेडियन नौसेना के हैलीफैक्स श्रेणी के फ्रिगेट HMCS वैंकूवर ने 20 अक्टूबर को ताइवान स्ट्रेट की नियमित यात्रा की। साथ ही बयान में यह भी कहा गया कि ताइवान स्ट्रेट से हिगिंस और वैंकूवर का गुजरना इस क्षेत्र के अंतर्राष्ट्रीय अधिकार को दिखाता है, साथ ही इसकी स्वतंत्रता को कायम रखने के प्रति अमेरिका और कनाडा की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। आपको बता दें कि अमेरिका, आप ये देखिए, अमेरिका और उसके सहयोगियों का मानना है कि यह स्ट्रेट अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त है, यानी इंटरनेशनल वाटर है, वहां पर हर कोई जा सकता है। लेकिन चीन इस बात से ऐतराज करता है। चीन ने अमेरिका और कनाडा के इस कदम की निंदा की है और कहा है कि युद्धपोतों की ताइवान स्ट्रेट में आवाजाही स्ट्रेट में शांति और स्थिरता को बाधित करेगी। पीपल्स लिबरेशन आर्मी यानी PLA, जो कि चीन की आर्मी है, उसके पूर्वी थिएटर कमांड ने यह जानकारी दी कि इस आवाजाही के दौरान नौसैनिक और हवाई बलों को निगरानी में रखा गया था और स्थिति को कानूनों के मुताबिक संभाला गया। अब कानून खुद बनाने की ये प्रयास करते हैं, खुद ही दारोगा बन जाते हैं, जबकि इलाका इनका नहीं है। आप ये सोचिए, तो अब चीन की टेंशन बढ़ाने के लिए अमेरिका भी है और कनाडा भी है। बात करेंगे ब्रिक्स की। दुनिया में चल रहे तीसरे विश्व युद्ध के तनाव के बीच रूस में ब्रिक्स समिट का आयोजन हो रहा है और उसमें शामिल होने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच रहे हैं। बता दें कि 22 और 23 अक्टूबर को होने वाली ब्रिक्स समिट में शामिल होने के लिए PM मोदी रूस जाएंगे। विदेश मंत्रालय ने शुक्रवार को इसकी जानकारी दी है। रूस इस साल 16वीं ब्रिक्स समिट की अध्यक्षता कर रहा है और रूस के कजान में होने वाली इस समिट के दौरान PM मोदी सदस्य देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बातचीत भी करेंगे। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग भी समिट में शामिल होंगे। इस दौरान PM मोदी और जिनपिंग के बीच मुलाकात हो सकती है। दोनों के बीच आखिरी बार 2022 में इंडोनेशिया के बाली में G20 समिट के दौरान मुलाकात हुई थी। बता दें, इससे पहले जुलाई में मोदी 22वें भारत रूस शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने रूस पहुंचे थे। यहां उन्होंने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ द्विपक्षीय बैठक भी की थी। इस दौरान रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने उन्हें ब्रिक्स समिट के लिए न्योता दिया था, तभी न्योता दे दिया गया था, इन्विटेशन दे दिया गया था। मोदी को रूस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान यानी ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द अपोस्टल से भी सम्मानित किया गया था। दोनों नेताओं ने मॉस्को के रोसाटॉम पेविलियन का भी दौरा किया था। आपको बता दें कि ब्रिक्स संगठन अभी जिस रूप में है, इसे यहां तक पहुंचाने का सफर 3 स्टेज में पूरा हुआ है। कैसे पूरा हुआ है और कैसे हमारा रिश्ता आगे बढ़ा है, वो आपको ग्राफिक्स के माध्यम से समझाने का प्रयास करते हैं। तो ब्रिक्स में PM मोदी जाएंगे और ये शानदार ग्राफिक्स के माध्यम से जानिए। पहला स्टेज रूस, इंडिया और चीन ने 90s में बनाया था ब्रिक्स। ये BRIC जो आप बात करते हैं, जिसमें ब्राजील का भी नाम है, रूस, इंडिया और चाइना इसमें हैं। तो पहला स्टेज है। ब्रिक्स का नेतृत्व रूसी नेता के द्वारा प्रिमाकोव ने किया था, येवगेनी प्रिमाकोव के द्वारा, और तीनों देशों, पहला स्टेज में ही तीनों देशों के साथ आने का एक खास लक्ष्य भी था। पहला स्टेज फॉरेन पॉलिसी में अमेरिका के दबदबे को चुनौती देना एक लक्ष्य था। फॉरेन जो अमेरिका का दबदबा था उसका इलाज, अपने संबंधों को नए सिरे से खड़ा करना भी एक लक्ष्य था, जिसमें आप ये सोचिए कि भाई इसमें चीन की भी एंट्री है, थोड़ा यही परेशान करती है। ब्रिक यानी आप सोचिए ब्राजील, रूस, इंडिया और चाइना, यहाँ पर ये सारे नाम आते हैं। इसके जो ब्रिक की फुल फॉर्म है वो आपको हम बता रहे हैं। दूसरा स्टेज 2001 में गोल्डमैन सैक्स ने दुनिया की इकोनॉमी पर रिपोर्ट दी थी। गोल्डमैन सैक्स के द्वारा ये दी गई थी इकोनॉमी पर रिपोर्ट दूसरे स्टेज में। अब आपको आगे बताते हैं। फिर दूसरा स्टेज, चारों देशों की इकोनॉमी, दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था, ये आपको बता रहे हैं। चारों देश जो हैं सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था के रूप में है, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना। अब दूसरे स्टेज में इसके बाद 2009 में इन देशों ने साथ आकर संगठन बनाया। तो 2009 में यह संगठन बना विदेशी ताकतों के तोड़ के रूप में और जो अमेरिका का दबदबा था उसका तोड़ निकालने के लिए। तो ये देखिए इतना ताकतवर ये कैसे बना ब्रिक्स, इसके बारे में हमने आपको जानकारी दी। देखिए दूसरे स्टेज में चारों देशों ने मिलकर ये नाम दिया था जिसको ब्रिक कहा जाता है। आपको बता दें कि 2008-2009 में जब पश्चिमी देश आर्थिक संकट से गुजर रहे थे,
तब भी ब्रिक्स देशों की अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ रही थी। तो एस का मतलब क्या होता है? वो साउथ अफ्रीका है। ब्रिक में जुड़ा एस यानी साउथ अफ्रीका। ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, जिसको ब्रिक्स का नाम दिया गया है। तो 2010 में साउथ अफ्रीका ब्रिक्स का हिस्सा बना। ये BRIC से BRICS हो गया। ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका अब ये विस्तार कर चुका है। तीसरे स्टेज की हमने आपको ग्राफिक्स के माध्यम से बात बताई और संगठन को अपना आखिरी रूप मिला और ये ब्रिक्स कहलाया। अब तब से ये ब्रिक्स नाम से ही चल रहा है। विस्तार इसका अभी भी हो रहा है, लेकिन अभी इसका मुख्य तौर पर नाम जो है वो ब्रिक्स ही है। आज यूरोपियन यूनियन को पछाड़कर ब्रिक्स दुनिया का तीसरा ताकतवर संगठन है। ईयू से भी बढ़कर यह संगठन माना जाता है ब्रिक्स, दुनिया का तीसरा सबसे ताकतवर संगठन। तो देखिए, पश्चिमी देश आर्थिक संकट से गुजर रहे थे, तब भी ब्रिक्स देशों की अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ रही थी। ब्रिक्स संगठन के बनने का कॉन्सेप्ट ही राइजिंग इकोनॉमी के आधार पर टिका है कि भाई इकोनॉमी को बढ़ाना इसी आधार पर टिका है। इसका मतलब यह हुआ है कि उन देशों की अर्थव्यवस्था जिसमें तेजी से आगे बढ़ने और पश्चिमी देशों को टक्कर देने की संभावना है। पहले पश्चिमी देश दुनिया की 60 से 80% अर्थव्यवस्था को कंट्रोल करते रहे हैं, अब इनकी जगह धीरे धीरे ब्रिक्स देश ले रहे हैं। और इसी को देखते हुए अब रूस के शीर्ष राजनयिक ने कहा है कि उनके देश का मानना है कि वैश्विक बहुमत की प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए भारत, ब्राजील और अफ्रीकी देशों को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी UNSC सिक्योरिटी काउंसिल, यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में स्थायी आधार पर प्रतिनिधित्व किया जाना चाहिए, उनको सदस्य बनाया जाना चाहिए।